गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि किसी भी एनक्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है, फ्लक्स हमने पहले देखा क्या कि फ्लक्स इज बेसिकली काउंट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। तो बेसिकली हम बात करते हैं क्या गॉस लॉ की, कि गॉस लॉ बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो उस क्लोज सरफेस में प्रेजेंट क्यू इन के अपॉन एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो फाई है वो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, वेयर क्यू इन इज चार्ज एनक्लोज बाय एनी क्लोज सरफेस। मीन्स अगर मैं बात करूं आपसे क्या कि इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अंदर Q1, Q2, Q3 चार्ज प्रेजेंट है और बाहर Q4 और Q5 चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया is equal to Q in by epsilon naught, where Q in is given as Q1 plus Q2 plus Q3। अगर कोई यहां पर मान लेते हैं कि कोई Q6 चार्ज भी प्रेजेंट है माइनस Q6, तो यहां पर जो चार्ज आएगा वो Q in में माइनस Q6 भी होगा। मीन्स जो Q in है इज गिवन एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस। मीन्स चार्जेस को आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म में ऐड नहीं करना है, चार्जेस को आपको विथ साइन ऐड करना है। मीन्स निकलने वाला फ्लक्स इज गिवन एज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फाई हम पहले देख चुके हैं, क्या होता है फाई? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू फाई, ठीक है। तो क्या मैं इन दोनों गॉस लॉ को और फ्लक्स की डेफिनेशंस को दोनों को अगर जोड़ दूं तो हमारे जो लॉ बनेगा वो क्या बनेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस लॉ। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात जो है देखने की वो क्या है कि दिस ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। मीन्स अगर मैं आपसे बात करूं क्या कि क्यू इन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि क्यू इन इज द चार्ज एनक्लोज इन अ गॉसियन सरफेस और एनक्लोज इन अ सरफेस। बेसिकली बात आती है ई वेक्टर की। ई वेक्टर क्या है? इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू all the charges present inside or outside the Gaussian surface। Means ये जो E है, ये E बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये E क्या है। ऐसा लगता है अपन को कि ये E उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है या उस इलेक्ट्रिक फील्ड से अपन ने फ्लक्स कैलकुलेट किया है जो सिर्फ Q1, Q2, Q3 और Q6 बना रहे हैं, जबकि एक्चुअल में जो फ्लक्स है उस Q in में इन चार्जेस का रोल है। लेकिन जो ये E है, दिस E इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड due to all the charges present inside or outside the Gaussian surface। Means इसको अपन ने क्या बोला? Gaussian surface। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ ने क्लोज सरफेस के लिए दिया था तो हमने इसको नाम भी दे दिया, जो उसकी क्लोज सरफेस है उसको नाम क्या दे दिया? Gaussian surface, ठीक है। और जो ये डी ए वेक्टर है, एरिया ऑफ Gaussian surface, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास गॉस लॉ क्या आया? फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया इज गिवन एज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इन इज द चार्ज एनक्लोज इन अ गॉसियन सरफेस एंड क्यू इन इज द सम ऑफ द ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द गॉसियन सरफेस, बट सम कैसा? एल्जेब्रिक सम विथ साइन, ठीक है।
और जो आप ई वेक्टर बोल रहे हैं, ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस इज वैलिड फॉर ऑल सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक सिस्टम। मीन्स आप सिमेट्रिक सिस्टम और नॉन सिमेट्रिक सिस्टम के लिए सबके लिए गॉसियन गॉस लॉ लगा सकते हैं, बट it is easy to calculate the electric field in a symmetric system. So we use all the systems just like a symmetric system. ठीक है, अब अपन गॉस लॉ पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। देखिए, हमने 3 हेमिस्फेयर्स लिए, ठीक है, और एक में चार्ज उसके सेंटर पर है, एक में हेमिस्फेयर की नीचे वाली सरफेस को क्लोज कर दिया और उसके बाहर चार्ज रख दिया, एक में चार्ज अंदर है। ठीक है, अब तीनों में ही अपन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई लिखना चाहते हैं। देखिए, हम क्या बोलते हैं कि पूरी की पूरी क्लोज सरफेस होती तो और क्यूब सेंटर पे होता तो कितना फ्लक्स बाहर निकलता, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे नीचे की सरफेस हाफ है, मीन्स ऊपर की सरफेस आपको हाफ सरफेस दे रखी है, तो फाई कितना हो जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे अपन को ऐसा लगता है कि यहां पर भी क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी लाइंस एंटर करेंगी क्या इतनी लाइंस बाहर निकल रही हैं, पहला रीजन। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ बोले तो क्या, क्यू इन इज 0, इस गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज कितना है, 0, तो फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू 0। थर्ड, क्या जितनी भी लाइन से पूरा का पूरा क्यू इन अंदर है, ठीक है, तो क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू रख दिया, आपको बताना इस सरफेस से जो मैंने मार्क कर रखी है इसे डिजाइन से, इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए, हमें पता है क्या कि अगर ये चार्ज क्लोज होता तो उस क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होता, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये सरफेस कैसी है, ओपन, तो इसको कोशिश करें कि क्लोज सरफेस में कन्वर्ट कर लें। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि मैं ए साइड का कोई क्यूब बना लूं, तो उसके ये सेंटर पे आ जाएगा, कितने साइड का, ए साइड का। चार्ज कितने डिस्टेंस पर है, a/2 पे, तो एग्जैक्टली ये इसके सेंटर पे आ गया। ठीक है, ये जो सरफेस है वो आपको गिवन है। तो देखिए, पूरे के पूरे क्यूब से निकलने वाला
for flux passing through whole cube is Q by epsilon naught। बट हमें इस सरफेस से निकालना है, तो देखिए कितनी 1 2 3 4 5 6, तो एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स फ्रॉम शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट का 1/6। क्लियर है बात? ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक सिस्टम से। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको एक क्यूब गिवन हो और उसकी सरफेस पे एक चार्ज क्यू रख दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इस शेडेड पोर्शन से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या मैं इस चार्ज को अगेन सिमेट्रिक बनाने के लिए, अगर ये साइड ए है तो देखिए ये एक क्यूब, इसके ऊपर एक क्यूब, इसके साइड में एक क्यूब और इसके ऊपर भी एक क्यूब, अगर चारों तरफ इसको क्यूब से ढक दूं, नीचे भी, पीछे की साइड, एक इधर इस साइड, आगे पीछे, देखिए कैसे, इस तरह से मान लीजिए देखिए अपन ने यहां पर एक क्यूब बना लिया जो हमको गिवन है। देखिए ये जो क्यूब मैंने ग्रीन पेन से बनाया है, ग्रीन चौक से, ठीक है, ये वो क्यूब है जो आपको गिवन है और इसके इस पॉइंट पर अपन ने चार्ज क्यू रखा है। तो देखिए ये क्यूब इस बड़े वाले क्यूब के एकदम सिमेट्रिक हो गया, तो इस बड़े क्यूब में से
flux through bigger q is q by epsilon naught। तो ये जो ब्लू कलर से मार्क किया है, इस पोर्शन से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा? q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इस बड़ी वाली साइड से जाने वाला q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट है। तो जो उसकी 1/4 साइड है, ये जो शेडेड पोर्शन अपन ने बनाया है, ये इससे जाने वाला कितना होगा? फ्रॉम इससे q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट का भी 1/4। क्लियर है? इसका मतलब यहां से जाने वाला फ्लक्स q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। देखिए Q से R डिस्टेंस पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो मैंने R रेडियस की क्या मान ली? चार्ज की सिमेट्री के गॉसियन सरफेस विच इज स्फेयर। ठीक है, गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इज ऑलवेज पैरेलल। ठीक है, ई वेक्टर पैरेलल टू डी ए वेक्टर। तो दो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई और डी के बीच में, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ई गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है जो हमने गॉसियन सरफेस मानी? इस 4πr²। क्यू इन कितना? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो कि हम पहले से ही जानते थे, लेकिन इस बार हमने किसकी हेल्प से प्रूव किया? गॉस लॉ की हेल्प से। ठीक है, एक वायर, कैसा? इनफाइनाइट वायर, इससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? इसके इनफाइनाइट वायर की वजह से इस वायर के परपेंडिकुलर। तो हमने क्या करा? गॉसियन सरफेस बना ली, एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस, जो जिसके अबाउट चार्ज कैसा है? सिमेट्रिक। कैसी गॉसियन सरफेस है? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इससे पहले कैसी बनाई थी? स्फेरिकल।
रेडियस कितनी है इसकी, स्मॉल आर, और चार्ज कैसे बिखरा हुआ है, इनफाइनाइट लैम्डा कूलम पर मीटर। तो अगेन अगर बात करें तो क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर और एरिया वेक्टर भी बाहर, हर तरफ रेडियली आउटवर्ड ही होगा। देखिए इधर भी इस तरह से, तो ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना, देखिए गॉसियन सरफेस बनाई अपन ने आर रेडियस की, ठीक है, लेंथ मान लेते हैं इस गॉसियन सरफेस की कितनी है, स्मॉल एल। तो अगर बात करें तो इस स्मॉल एल में आने वाला चार्ज कितना होगा, लैम्डा एल। ई एरिया कितना, गॉसियन सरफेस का एरिया कितना, 2 पाई आर इंटू एल। क्यू इन कितना, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कितना हुआ ये, ई इज इक्वल टू एल से एल कैंसिल, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज के, तो ई आ गया 2 के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, यही हमने पहले पढ़ा था, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आर डिस्टेंस पे 2 के लैम्डा बाय आर। होलो इनफाइनाइट सिलेंडर, देखिए इस टाइप की स्ट्रक्चर, चार्ज कैसे बिखरा हुआ है सरफेस पे, होलो है, ठीक है, रेडियस है कैपिटल आर, लैम्डा कूलम पर मीटर। तो देखिए सबसे पहले बात आती है आर इज लेस देन आर। अगर आर इज लेस देन आर की बात है तो देखिए गॉसियन सरफेस बनेगी अंदर, कितनी रेडियस की, स्मॉल आर रेडियस की, ये है गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इसके लिए E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज कितना है, क्यू इन 0। तो अगर E डॉट डी ए इज 0 है तो देखिए एरिया तो 0 है नहीं, गॉसियन सरफेस का एरिया तो है, तो क्या 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E इज 0, ठीक है। और R इज ग्रेटर देन R के लिए, R इज ग्रेटर देन R के लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो कैसी बनेगी, देखिए दिस इज द गॉसियन सरफेस। कौन से किस पॉइंट के लिए, एक R के लिए जिसके लिए कैपिटल R से बड़ा हो। तो देखिए ये तो एकदम वैसे ही हो गया जैसे एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज अपन ने पढ़ा था, सारा का सारा चार्ज अंदर आ गया। तो E क्या होगा इसकी वजह से, 2 के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस कर्व बनाए, तो पहले तो 0 कहां तक, कैपिटल आर तक, उसके बाद एकदम बढ़ के डिक्रीज E वर्सेस आर का।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर। देखिए कैसे, इस बार सिलेंडर सॉलिड है, इनफाइनाइट है, ठीक है। सॉलिड है इसका मतलब चार्ज अंदर भी प्रेजेंट होगा, बात करते हैं अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट आर इज लेस देन आर की। देखिए इस बार जैसे अपन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग आगे जो चीजें पढ़ेंगे उसका एक बेस तैयार हो रहा है यहां से। कैसे, देखिए कि अगर मैं बात करूं कि आर इज लेस देन आर है, तो मैं उस डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं जो इनसाइड द सिलेंडर है। मींस हमने एक गॉसियन सरफेस बनाई, कितनी रेडियस की, स्मॉल आर रेडियस की, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब है, क्योंकि सॉलिड है, वॉल्यूम में चार्ज है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर भी इधर, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने देखा था क्या कि कोई भी अगर क्लोज सरफेस हो तो उसके लिए एरिया वेक्टर कैसे मानना है, रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो अगर गॉस लॉ यूज करें, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ई और डी ए के बीच में एंगल 0, तो मैं डायरेक्ट अगर लिखूं इसे तो क्या लिखूंगा, देखिए ई और एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया कितना बना, अगर इसकी लेंथ भी अगर अपन एज्यूम कर लें कि कितनी लेंथ है इसकी, स्मॉल एल, तो कितना आ रहा है ये 2 पाई आर इंटू एल, यानी ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल। क्यू इन के बारे में बात करें तो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एल, तो क्यू इन हो गया रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए एक आर से ये एक आर, एल उड़ा, पाई से पाई उड़ा, ठीक है। तो ई कितना आया, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स ई इज प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब जब तक आप अंदर सॉलिड सिलेंडर है उसके एक्सिस से बाहर की तरफ रेडियस बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्यू इन बढ़ता जाएगा, ठीक है। और फॉर आउटसाइड आर इज ग्रेटर देन आर सेकेंड, इट विल बिहेव एज इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो ई कितना होगा, 2k लैम्डा बाय आर। बाहर के पॉइंट के लिए किस तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की तरह, तो 2k लैम्डा बाय आर। और अगर लैम्डा और रो में रिलेशन लिखना चाहें तो देखिए रो जो चार्ज डेंसिटी है वो वॉल्यूम के लिए, और लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि अपन ने क्या लिखा, रो पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू बाय एल इज रो पाई आर स्क्वायर, और क्यू बाय एल क्या होता है, लैम्डा। तो लैम्डा और रो में अगर रिलेशन लिखना चाहे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने लिए कर्व कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर कर्व। आर इज इक्वल टू आर।
आज हम देखते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, और देखिए कंडक्टर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अपन देखते हैं कंडक्टर, और कंडक्टर पे जाने से पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल। देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी इज कंडक्टर, सेकेंड वन इज semiconductor, third one is insulator. Conductor are those in which a large number of free electrons are there. मीन्स अपन बोलते हैं कंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होने का मतलब है कि उसके अंदर जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो बहुत ज्यादा हो। फ्लो ऑफ चार्ज कब ज्यादा होगा, जब उसके अंदर चार्ज ज्यादा होगा। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं क्या कि कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर जो फ्री चार्जेस हैं वो काफी ज्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स कंडक्टर इन विच लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेकेंड वन इज सेमीकंडक्टर इन विच some electrons are free and some are bounded. तो हमें थोड़ी कम कंडक्टिविटी मिलती है, लेकिन मिलती है, ठीक है। इंसुलेटर, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी वी डिफरेंशिएट मटेरियल्स इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स या लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, फ्री हो, ठीक है, ताकि उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें बहुत तेजी से और कंडक्टिविटी शो करें। सेमीकंडक्टर जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो और मैक्सिमम बाउंड हो, मीन्स कुछ ही फ्री हो और कुछ बाउंडेड हो, मीन्स जो फ्री है उनमें से बहुत कम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्री हैं, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत कम, ठीक है, लेकिन होगी जरूर कंडक्टिविटी, क्योंकि सेमीकंडक्टर अपन इसको बोल रहे हैं। इंसुलेटर, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड, मीन्स जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, लगभग जीरो, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी कम हो, कंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, आर फ्री, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं इसके बारे में आगे, क्या कि कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपस में मिलते हैं तो कैसे फिनोमिना शो होते हैं। देखिए कंडक्टर इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कि मैंने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, और उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करती है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो इसका मतलब है कि इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और इधर कहीं नेगेटिव चार्ज उसको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। तो देखिए जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने कंडक्टर को रख दिया, ये क्या है, कंडक्टर, तो ये कंडक्टर, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मूव करने के लिए। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल अपन ने लगाया है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन को मिलता है तो इलेक्ट्रॉन पे लगता है फोर्स इस साइड QE। तो देखिए जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर एक्यूमुलेट होता है, E यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाहर का जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्यूमुलेट हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आने के लिए तैयार हो रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन, ऐसे जितने इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या
कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई कंडक्टर के अक्रॉस तो कुछ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ और कुछ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ। जैसे मैं यहां बोल सकता हूं कि यहां पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया, नेगेटिव, और यहां पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अक्रॉस लगाई गई तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया इधर, तो इलेक्ट्रॉन इधर एक्यूमुलेट हो रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज उधर एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, अब देखिए इधर नेगेटिव में एक्यूमुलेट हो गया और इधर पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव ने मिलकर अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जनरेट करी, जिसे हम बोलते हैं ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चाहता है उसको अपनी तरफ खींच रहा है। कैसे, देखते हैं। यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। ठीक है, यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बीच में है यहां पे इस पॉइंट पर, इस इलेक्ट्रॉन पे बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगा रहा है ई एक्सटर्नल इस साइड, कि वो चाहता है इधर एक्यूमुलेट हो जाओ। लेकिन जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इंड्यूस, वो फोर्स लगा रहा है इस पे इधर ई इंड्यूस। अभी अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत इतनी नहीं है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को रोक पाए। तो क्या देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस इधर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई इंड्यूस। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा ई इंड्यूस की ताकत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इधर एक्यूमुलेट होने वाले चार्जेस बढ़ रहे हैं और इधर एक्यूमुलेट होने वाले चार्जेस अगर बढ़ रहे हैं तो ई इंड्यूस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो अपन ने जब कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पहले तो चार्ज नेगेटिव इधर एक्यूमुलेट हो रहा है और पॉजिटिव उधर एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव पे फोर्स इधर और पॉजिटिव पे फोर्स इस साइड। लेकिन जैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, उन्होंने खुद ने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा, जिसको हमने क्या बोला, ई इंड्यूस, और जिसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के कैसी है, अपोजिट। मीन्स ई इंड्यूस इज अपोजिट टू ई एक्सटर्नल। ठीक है, तो देखिए ये नेगेटिव इधर आया। अब मैं कह रहा हूं कि एक और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने के लिए तैयार हो रहा है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन सेंटर पे है, मान लीजिए वो सेंटर पे है, तो उस पे लगने वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस साइड, इंड्यूस की वजह से लगने वाला फोर्स उस साइड। अभी मैं ये कह रहा हूं कि इंड्यूस की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है कि उसका फोर्स बहुत ज्यादा हो, मींस एक्सटर्नल को डिफीट कर दे। तो बेसिकली ई एक्सटर्नल अगर बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करा, यहां पर एक्यूमुलेट होने वाला नेगेटिव बढ़ गया, तो यहां पर एक्यूमुलेट होने वाला पॉजिटिव भी बढ़ गया। तो ई इंड्यूस की ताकत बढ़ गई, क्योंकि पहले तो कम चार्जेस थे, ई इंड्यूस कम था, लेकिन इंड्यूस चार्जेस बढ़ेंगे तो ई इंड्यूस की वैल्यू भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अब एक और इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, अब ई एक्सटर्नल वापस बढ़ा है, वापस इलेक्ट्रॉन इधर एक्यूमुलेट हो गया, वापस ई इंड्यूस की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर एक्यूमुलेट होते जाएंगे वैसे वैसे ई इंड्यूस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और एक पोजीशन या एक टाइम ऐसा आएगा जब ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस जब बराबर हो जाएंगे, जब ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस बराबर हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो अब कोई चार्ज मूव नहीं करेगा। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? और ऐसा नहीं कि इसमें 2-4 घंटे लगते हैं। आपने कंडक्टर को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में और विद इन ए सेकेंड, मीन सेकेंड से भी बहुत कम टाइम में, जो कंडक्टर होता है वो अपने चार्जेस इंड्यूस करके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर होकर जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाले फोर्स को क्या कर देते हैं, नेट को जीरो कर देते हैं। तो बेसिकली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जब बराबर हो जाएगा तो नो चार्ज मूवमेंट
नो चार्ज मूवमेंट। ठीक है, तो जैसे ही अपन ने अब बोला कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बराबर हो गए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जब बराबर हो गए तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो गया। अब कोई चार्ज मूव नहीं करेगा। अगर कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं क्या कि फाइनल सिचुएशन ये आ गई कि नेगेटिव यहां पर, पॉजिटिव यहां पर और ई नेट अंदर 0। ठीक है, बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लगा रखी है, अब एक बात देखिए, ये नेगेटिव ई नेट 0, अगर ई नेट 0 है तो V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है इफ वी प्लेस ए कंडक्टर इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0 एंड द कंडक्टर विल बिहेव एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि V क्या हो गया इसका? कांस्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं कि अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कंडक्टर पे टर्मिनेट हो रहा है और कैसे मूव कर रहा है। तो एक बात देखिए, क्या कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन चुका है? क्यों? क्योंकि ई नेट 0 है और ई हम जानते हैं ई इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स। तो ई अगर 0 होगा तो वी क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड और यहां पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज जितना नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से आई वो टर्मिनेट हुई। ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस मीन्स ये सेंटर की तरफ जा रही है लाइन सब। क्यों? क्योंकि ई नेट इज 0, वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि कांस्टेंट अगर वी हो गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और हम जानते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पर टर्मिनेट हो रही है और इससे ओरिजिनेट हो रही है तो कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। यानी यहां से आई परपेंडिकुलर टर्मिनेट हुई, यहां से परपेंडिकुलर निकलकर चली गई। ठीक है, अब हम कंडक्टर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इफ वी प्लेस a conductor in an electric field, then the electron of the conductor arrange themselves inside the conductor is zero. That means E external plus E induced is equal to 0. ठीक है,
Now second point. Will behave as a इसको लिख लीजिए स्क्रीन को पोस्ट करके। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस perpendicular to the because work done on moving the charge in a conductor is 0. Because conductor is an equipotential surface. ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनको याद रखिए क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड कुछ असर्शन रीजन के टाइप के क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। अभी अपन ने जो कंडक्टर रखा था वो अनचार्ज था। अभी जो अपन ने कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा वो कैसा था? अनचार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं था। अब अपन एक ऐसा कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं जो कैसा हो? चार्ज हो। ठीक है, तो एक बात देखते हैं क्या कि अगर मैंने चार्ज दिया कंडक्टर को, तो हमें नहीं पता कि वो बाहर रहेगा या अंदर। तो हमने तो क्या करा, इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस बना ली जस्ट इनसाइड। ठीक है, एक कंडक्टर लिया, ठीक है, उसको चार्ज दिया। अब अगर चार्ज दिया तो बेसिकली वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो यहां अंदर ई नेट क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ठीक है,
तो इसके जस्ट इनसाइड एक गॉसियन सरफेस बना ली, जस्ट इनसाइड अ गॉसियन सरफेस। तो देखिए अगर मैं गॉस लॉ यूज करूं, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए E इज 0, तो 0 इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इन इज इक्वल टू 0 means if we given a charge to a conductor then all the charge will reside to the outer surface because electric field inside the conductor is 0। ठीक है, तो जब हमने एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर को चार्ज दिया तो हमने देखा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होता है कंडक्टर के अंदर, 0। अभी अपन ने देखा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 होता है तो इसका मतलब है कि अगर मैं अंदर एक गॉसियन सरफेस बना लूं जस्ट इनसाइड, तो E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E अगर 0 है अंदर नेट, तो क्यू इन क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब सारा का सारा चार्ज कहां पर आ गया, बाहर। तो यहां पर एक कंक्लूजन निकलता है, इसका मतलब क्या है कि ऑल द चार्ज, इफ वी गिवन ए चार्ज टू ए कंडक्टर then all the charge will reside to the outer surface। ठीक है, लिख लीजिए इसको।